Okay, so very good evening, everyone. This is Yanu from Bollywood Couch, and thank you so much for joining us live. I would like to thank all our associates, our style partner Deval Jewels, makeup and hair partner Dishanu Bora, community partner V, beauty partner Vedi, accessories partner Truly Mittila, and our food partner Indie Fair. We thank each and every one of you for showering so much of love in our earlier season and making it a great success. And now we welcome you to In Conversation with Season 2. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Today we have the super talented, versatile actor from Bollywood who is known for his pivotal roles in Chichore, Highway, Love and Chukla, Talwar, Knockout, Rangoon and many more. He is also seen in the recent web series Grahan, which is now streaming in Hotstar specials. He will be soon seen in the upcoming blockbuster Bachchan Pandey with Akshay Kumar. So, ladies and gentlemen, let's welcome Saharsh Kumar Shukla, the brilliant actor from Bollywood. Okay. Yeah, hi Saharsh ji, I can see you. Okay, so I have just sent it to him. हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। तो मैं गांव में हूँ, तो चाय वाय पी के बात कर सकते हैं ना? क्या बोल रहे हैं? आप गांव में हैं? मैंने कहा चाय वाय पीते हुए बातचीत की जा सकती है ना? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है आवाज। अगर थोड़ा सा नेटवर्क में आएंगे तो अच्छा। ओके। एक्चुअली गांव में हूं ना, तो यहाँ पे वो सब समझना पड़ेगा। अभी आई? हाँ ठीक है, बेटर है अभी। बेटर है? हाँ हाँ, बेटर है, यस। जी जी। ओके, तो शुरू करते हैं फिर आज का इंटरव्यू। तो हम लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो सबसे पहले तो बताइए कि आपका जो गांव है, जितना तक हमें पता है, इट इज बरेली यूपी, राइट? रायबरेली यूपी। सो आप बताइए, ये रायबरेली यूपी से मुंबई तक का सफर कैसा रहा आपका? आप कैसे वहां से यहाँ तक आए आप? जी, पहले तो मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, जरा बता दीजिए एक बार फिर से। हियानो। आप मुझे हियानो जी। हिया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, मुझे इस मंच पे लेके आई। मैं पूरी कोशिश करूंगा, और टाइम भी कम है, तो हर प्रश्न का कम शब्दों में कम वक्त पे जवाब देना है, ये भी मैं समझ रहा हूँ। तो कहानी बहुत लंबी है, मैं संक्षेप में बताता हूँ। मैं इसी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रायबरेली गांव में ही रहा हूँ। गांव में पढ़ाई लिखाई की है, और बचपन से जो बच्चे जिस तरह गांव के बच्चों का कल्चर होता है, पढ़ाई लिखाई होती है, सेम मेरा भी वैसा ही हुआ है। सब कुछ एजुकेशन भी वैसे ही हुई है, और ऐसा कोई ड्रीम नहीं था, मेरा सपने नहीं थे कि मुझे एक्टर बनना है या कुछ बनना है। बस सिंपल मेरी पढ़ाई लिखाई गांव में बच्चों सरकारी स्कूलों में हुई है। हाई स्कूल पास हुआ तो ये सोचा हाई स्कूल से रिलेटेड कहीं पे सिलेक्शन हो जाए, वो नहीं हुआ, नहीं हो पाया। फिर ये सोचा कि अब इंटर करना है, इंटर में बायोलॉजी लेना है या मैथ लेना है। घर वालों ने सलाह दी कि तुम्हारी मैथ कमजोर है, बायोलॉजी ले लो, कम से कम पास तो हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है, मैं बायोलॉजी ले लेता हूँ। तो बायोलॉजी के बाद दिमाग में आया कि चलो डॉक्टर बन जाएंगे, तैयारी करेंगे। वो पढ़ाई की, और उसमें से फिर उतने अच्छे नंबर मेरे नहीं आए। मैं सेकंड डिवीजन पास हुआ, तो बात बनी नहीं। मैं बीएससी में जहां एडमिशन चाह रहा था डिस्ट्रिक्ट रायबरेली में, वो नहीं हो पाया, फिरोज गांधी में। और फिर मैं सोचा अब मैं क्या करूं। घर में पढ़ाई लिखाई में माहौल बहुत अच्छा था, सब बहुत पढ़ाई में अच्छे थे। किसी के 80%, किसी के 90%, और मैं सबसे कमजोर, सेकंड डिवीजन पास हो जाता था।
तो मुझे भी लग रहा था मुझे भी कुछ करना है, नहीं तो घर वाले बोलेंगे ये लड़का तो खराब है। और थोड़ा शरारत वाला भी मेरा थोड़ा वो था कि मैं बड़ा शरारती हूं, तो घर वाले चिंतित थे कि ना पढ़ता है ना लिखता है, केवल शरारतें करता है। तो ये सब समस्याएं थी मेरे साथ। तो फिर मैंने सोचा अब ये नहीं, मैंने सोचा नहीं अब कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है। बस वो बेहतर करने की कुछ इच्छा थी मेरे अंदर कि मुझे भी कुछ करना है, अच्छा करना है। तो फिर मैंने सोचा नहीं अब बीए करूंगा और मैं आईएएस की तैयारी करूंगा। यहीं पास में लालगंज में मैंने बैसवारा में बीए ज्वाइन किया। 1 साल पढ़ाई की, फिर मैंने देखा मैं बोर होने लगा हूं वहां पे, तो एग्जाम मैंने ड्रॉप कर दिया। मैंने सोचा अगर मैं पास हो गया तो 2 साल और पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो एग्जाम में मैंने कुछ लिखा उखा नहीं, क्योंकि मैं फेल होना साहर्षी, आपका आवाज नहीं आ रहा था। है। आप करेक्ट हैं? हाँ। हाँ हाँ तो हाँ, मैं अभी आ रहा है, बीच में थोड़ा कनेक्शन शहरों गया के था। प्रति थोड़ा आकर्षण मेरा हो चुका था। कभी कोई मुझे लेके एक बार लखनऊ लेके चला गया था और मैं वहां घुमा उमा हूँ, फिल्में उल्में देखी, मुझे शहर लगा, शहर का जीवन अच्छा लगा। तो मुझे लगा यार गांव में बहुत साल हो गया, अब शहर निकला जाए, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई शहर में की जाएगी, सब कुछ अब शहर में किया जाएगा। घर में इस चीज का विरोध हुआ बहुत ज्यादा कि सब कोई घर में पढ़ाई लिखाई की है, सब कोई घर में किया, तुम बाहर क्यों जाओगे। कहानी अब बहुत लंबी है, छोटे पे मैं बता रहा हूँ। मन हाँ था हाँ, शहर में ही बिल्कुल पढ़ने बताइए। का। घर वालों ने कहा कैसे जाओगे बाहर, जब पैसा ही नहीं देंगे, कुछ होगा नहीं तो तुम कैसे जाओगे। मैंने जुगाड़ बनाना शुरू किया कि मैं शहर अगर चला भी गया तो कैसे रहूंगा। तो मैंने जुगाड़ बनाया, चलो मौसी के यहाँ रह लूंगा, इसके यहाँ रह लूंगा, लेकिन रहूंगा शहर में, वहीं से सारा काम पढ़ूंगा उड़ूंगा। तो आपको मतलब ये तो शहर में जाना था, वो बहुत आपको मतलब आकर्षण कर रहा था। हाँ, मुझे लगता है। और मैं गहराई से मैंने एक दिन सोचा था, तो ये तो सब था हाई स्कूल के बाद, इंटर के बाद आईएएस बनना, लेकिन मेरा कुछ गांव से शहर के प्रति भी आकर्षण बढ़ा था एक बार। मैं ओके। गलती से या अच्छे सौभाग्य से एक बंदा मुझे चुपचाप लखनऊ लेके चला गया था गांव में। तो वो लखनऊ एक ही दिन घुमाया, थोड़ी देर पिक्चर विक्चर दिखाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार शहर अच्छी चीज होती है ओके। यार, बड़ा। और मुझे याद है मैं साइकिल से गया था उसके साथ, और साइकिल से मैंने ओ। लखनऊ घुमा, हजरतगंज घुमा, इधर उधर टहला, पिक्चर विक्चर देखी, और चुपचाप जिस तरह ट्रक में चढ़ के पीछे से आके गांव में आ गया मैं। तो मुझे वो एक वाओ। दिन का जीवन थोड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कुछ करना भी है, और थोड़ा सा अब शहर का जीवन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा वहां निकला जाए अब। तो शहर कोई जाने नहीं दे रहा था घर में, लेकिन मैं शहर में चुपचाप, कुल मिला के ये आप मान के चलिए कि मैं शहर में कदम मैंने चुपचाप रखा। घर की इच्छा नहीं थी। और लेकिन भी धीरे धीरे जब आप चले गए तो भी घर वाले थोड़ा बहुत कुछ पैसे से देना शुरू कर देते हैं कि चलो अच्छा ओ। तो मैं घर में हो तो। लेकिन मैंने अपना जुगाड़ फ्री वाला बना रखा था कि मैं शहर में जाऊंगा तो रहूंगा कैसे फ्री में। घर से गेहूं लेके चला जाऊंगा, शक्कर लेके चला जाऊंगा, ये जाऊंगा वो जाऊंगा, मौसी क्या रह लूंगा, इधर रह लूंगा, लेकिन मैं रहूंगा शहर में। ये कहीं ना कहीं पहला बीज शायद स्टार्ट हुआ शहर के प्रति आकर्षण का। इसके बाद फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग हुई कि भी शहर में पढ़ने लगा, लिखने लगा, आईएएस के सब्जेक्ट ले लिए ढेर सारे, और गया तो बड़ा तेजी से था कि आईएएस बनूंगा, और एक साल सब कुछ बढ़िया चला। लेकिन धीरे धीरे उन सब्जेक्टों में मेरा इंटरेस्ट कम होने लगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि जो आईएएस की तैयारी बच्चे करते हैं वो 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे बड़ी शिद्दत से पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उतना अगर मन नहीं लगेगा तो बात बनेगी नहीं। तो इस तरह थोड़ा सब्जेक्ट से रुझान कम हुआ। फिर मैं घूमने लगा इधर उधर लखनऊ में, सड़कों में, लाइब्रेरी इधर उधर, मेरे भाई भी थे, भाई भी के दोस्त थे, और मैं पढ़ने लगा। मतलब अपने जो सब्जेक्ट थे वो कम पढ़ता था, मैं लाइब्रेरी में जो मैगजीन है, अखबार हैं, वो सब बहुत पढ़ता था। ओके। और शहर का आनंद भी ले रहा था, शहर का आनंद भी ले रहा था, ये भी आप समझ जाइए, शहर को भी एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है, शहर में इधर घूमना उधर घूमना, सड़कें हैं, मैगजीन है, फिल्में हैं, शहर का अलग माहौल होता है। बच्चा गांव से शहर में गया तो पहले तो शहर को एंजॉय करता है ना वो। यस। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं बहुत सारा न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। न्यूज़पेपर में कैरियर का मैंने देखा, मेरे सारे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी, इंग्लिश के भी हिंदी के भी, और मेरा टाइम निकल जाता था। ओके। फिर मैं देखने लगा कि हर न्यूज़पेपर में मुझे ऐसी चीजों में रुचि ज्यादा होती थी पढ़ने का, लाइक कैरियर कॉलम या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बातचीत कैसे करें, व्यवहार कैसे करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें, मतलब इस छोटी छोटी इस तरीके के जो लेख होते थे वो उसमें मेरा मन बहुत लगने लगा।
और मैं उनको पढ़ के कुछ कुछ कोशिश करता था कि मेरी जिंदगी में भी वो सारी चीजें आए, कि व्यवहार की कला हो गई या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, और जितना भी पर्सनालिटी से रिलेटेड है चीजें हैं, वो मैं पढ़ के कुछ अप्लाई करता रहता था अकेले में थोड़ा थोड़ा। फिर धीरे धीरे आप मुझे थोड़ा टोक देना अगर मैं ज्यादा बोल दूं, क्योंकि आप बात समझ है ना, क्योंकि अब जर्नी पूछा, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे ये सब चीजों में बहुत आकर्षण आने लगा, करियर कॉलम और इनमें। तो फिर पढ़ते 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 फिर मैंने देखा कि सब में एक बात कॉमन है, करियर एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि यार काम मतलब वो करो, करियर वो चुनो जिसमें तुम्हारी रुचि हो। रुचि का पहले आप ध्यान दीजिए, रुचि बहुत इंपॉर्टेंट है। रुचि के साथ साथ फिर थोड़ी चीजें और बैक में देखिए, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, अपनी क्षमताएं देखिए, फैमिली बैकग्राउंड देखिए, आर्थिक स्थितियां देखिए, पैसा देखिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रुचि है। रुचि वाला अगर लाइन पकड़ ले गए, वो खोज ले गए, वो पकड़ ले गए, तो आप धीरे 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 निकल जाओगे। और बहुत सारी चीजें, किसी भी रुचि वाली लाइन में भी स्ट्रगल रहता है, फाइट रहती है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, प्यार है, लगन है, मोहब्बत है अपने काम से, तो बहुत सारे जो पीछे के ऑब्स्टिकल हैं आप उनको पार करते चले जाओगे, क्योंकि मजा आपको अपने काम से आ रहा है ना। आप वैसे भी थोड़ा समझ सकते हो कि आप हीर रांझा, लैला मजनू, ये जो फिल्में आती हैं, वो अपनी प्रेमिका से प्यार है तो तमाम चीजें आदमी कर ले जाता है, कपड़े नहीं है, फटे हैं, लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन प्रेमिका की तरफ भाग रहा है वो आदमी। तो मुद्दा ये है कि अगर आपको अपनी प्रेमिका से प्यार है तो समाज ये चीजें ज्यादा रोक नहीं पाएंगे। उसी तरह अगर वो काम पकड़ ले गए, काम ढूंढ ले गए अपना, जो जिसमें आपका बहुत मन लगता है, बहुत दिल लगता है, बहुत इश्क है, तो वो फिर क्या है कि आप फिर लगे रहोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आप वो काम नहीं छोड़ पाओगे। तो मैं भी कहीं ऐसे ही उलझन में था, और ये लंबी कहानी है। ये लगभग 2 साल मैं इसी उलझन में था। मैं लखनऊ शहर को भी एंजॉय कर रहा था, और मैं सबसे मिलता भी था, बातचीत भी करता था, चाहे वो केजीएमसी का डॉक्टर हो, चाहे कोई बैंक मैनेजर हो, चाहे कोई आईएम के स्टूडेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, लगभग सबसे मैं ऐसे ही प्रश्न पूछता था कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, आपको इस काम में मजा आता है, मजा आता है। तो मैंने कॉमन आंसर देखा कि मोस्टली लोग जो काम कर रहे हैं उसमें उनका रुचि नहीं है, काम कर रहे हैं, काम इसलिए कर रहे हैं कि उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा था, घर का माहौल ऐसा था, चीजें ऐसी थी कि वो करते चले गए, पढ़ाई में अच्छे थे, दूसरी लाइन में चले गए, वो हो गया। कोई बैंक मैनेजर से मैं बात की, हमारे बैंक मैनेजर बहुत खास मित्र थे लखनऊ में, तो वो बोले कि यार मैथ अच्छी थी, वो अच्छा था, पिता ने बोला तो वो पास हो गया, मैं मैनेजर हो गया। अब मैं काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत आनंद नहीं है इसमें। और मैंने डॉक्टर से पूछा, केजीएमसी के इमरजेंसी वार्ड में मेरे मौसा जी एडमिट थे, तो मैं 6 महीने वहां था। उससे पूछा तो वो मजाक कहते यार पान की दुकान खोलने, यार डॉक्टर मत बनना यार 6 दिन से नहाया नहीं हूँ यार, 6 दिन से ब्रश नहीं किया यार। तो मैंने कहा यार इतना बड़ा एमएस डॉक्टर है, ऐसी बात कर रहा है। तो उसका जो सारांश है, उसकी जो समरी है, वो ये है कि आपको अपने काम में अगर रुचि नहीं है तो काम गड़बड़ हो जाएगा। चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, चाहे आप इंजीनियर बन जाओ, चाहे आईएएस बन जाओ, आप अपने काम से न्याय नहीं कर पाओगे, तो आप अपना नुकसान करोगे और समाज का भी नुकसान करोगे। कोई काम में बन तो गए, आपकी रुचि नहीं, तो आप फिर करप्शन होता जाएगा, भ्रष्टाचार होता जाएगा, मजा नहीं आएगा आपको काम में। आप फिर ना खुद के लिए कर पाओगे, ना दूसरों की सेवा कर पाओगे। करप्शन का मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आपको अपने काम से मोहब्बत नहीं होती, प्यार नहीं होता, ये बहुत बड़ी वजह है ना। तो वो फिर आप काम करने के लिए करते हो, बोझ हो जाता है काम आपके लिए, फिर आप करप्ट हो जाते हो, आप पैसे मांगते हो, इधर लाओते कर देंगे, क्योंकि मन नहीं लगता है ना। फिर आप वो बहुत सारी बातें, मदर टेरेसा को काम में रुचि थी तो वो ऐसा, मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन काम में रुचि है तो बहुत सारी चीजें आप फिर करप्ट नहीं होगे। हो सकता है धन के लिए काम ना करो, आप बहुत सारी चीजों के लिए काम करते हो, क्योंकि मोहब्बत है। तो यही मेरे साथ भी उलझन थी, 2 साल में उलझा हुआ था, कहीं ना कहीं मैं खोज रहा था, पूछ रहा था, शहर को एंजॉय कर रहा था, कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा था, चाहे वो कभी मुशायरा हो, चाहे कभी सम्मेलन हो, चाहे वो चीजें हो, हर चीज देख रहा था, सुन रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। 2 साल कहीं ना कहीं कुछ खोज रहा था कि मेरा मन कहाँ लगता है, मेरे मन की कोई चीज मिल जाए जिससे मैं करूं, और उसमें अगर कुछ मुझे रोजी रोटी भी मिल गई तो काम हो जाएगा मेरा।
लेकिन काम में मन लगना मेरा बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मुझे ₹1,00,000 दे दोगे पर मंथ, 2 लाख दे दोगे, मेरे काम में मेरा मन नहीं लग रहा है तो वो बर्डन हो जाएगा मेरे लिए। और मैं 500 5,000 भी कमाऊंगा महीने का, लेकिन मेरा काम में अगर मन लग रहा है तो मैं आनंद में रहूंगा, खुश रहूंगा, मैं प्रसन्न रहूंगा। तो यही सब बातें हैं। 2 साल की उलझन थी, फिर लकली मैं खोज रहा था। मैंने एक दिन एक नाटक देख लिया बीएनए में, भारतीय नाट्य अकेडमी में। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा इस आर्ट को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। फिर मैंने उसके बारे में पता लगाना शुरू किया, जिसमें से तमाम किताबें मेरी मदद की, लखनऊ बुक स्टॉल सब पता किया। फिर मुझे पता चला कि ये भी एक कला है, ये भी आर्ट है, इसमें भी करियर बनाया जा सकता है। तो मैंने उसमें फिर जूझना शुरू किया। मैंने पता लगाना शुरू किया कि इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है। तो मुझे पता चल गया सब जगह से। कुछ बुक्स भी हैं जो इसकी जानकारी देती हैं। फिर दुनिया, वर्ल्ड, इंडिया, सब इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी हुई। फिर मुझे पता चला कि इसमें थिएटर है, इसमें कोर्स होते हैं, इसमें 2 साल होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, ये होता है। फिर डिटेलिंग पता चल गई मुझे। फिर मुझे लगा मैं यही करूंगा। फिर ये बात मैंने अपने परिवार को बताई, फैमिली को बताई। मैं ज्वाइंट फैमिली से हूँ। तो सबकी फैमिली में जैसे सन्नाटा होता है, झटका होते हैं, झटके लगते हैं। मेरे परिवार में भी सन्नाटा हुआ, झटके लग गए बहुत तेजी से कि अभी तुम ये करना चाह रहे थे हाई स्कूल के बाद, इंटर के बाद ये, हाई स्कूल के बाद ये, अब तुम नाटक नौटंकी करोगे, अब तुम ये है। हमारी ब्राह्मण फैमिली थी तो ये हुआ, इस घर में कोई नाटक नौटंकी नहीं किया, तुम ये करोगे। मैंने थोड़ा सुना। फिर मैंने हमारे घर में भी थोड़ा साहित्यिक माहौल है, लेकिन कोई इसको पेशे या प्रोफेशन में नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन साहित्यिक माहौल है। हमारे पिताजी भी साहित्य से जुड़े हैं, घर का माहौल भी वैसा है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं, मेरा मन था कि मैं इसी में जाऊं। तो मेरे पूरे ज्वाइंट फैमिली की एक सलाह हुई कि ठीक है, मन है तो जाओ, हम जितना आपका सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे, जो भी नैतिक, जो भी आर्थिक करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि वापस मत आ जाना कि ये भी लाइन छोड़ के तुम चले आए। अब जा रहे हो तो जाओ, मन लगा के काम करो। तुम 500 रुपए कमाओगे महीने में, 5,000 कमाओगे, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम जाके भी लगे रहना, वापस मत आना, हमको जरूरत नहीं है ये सारी चीजें। तो बस फिर कुल मिला के मैंने बीएनए में वर्कशॉप ज्वाइन की, वही लखनऊ से। और फिर कोशिश की कि अब मैं मन लगाऊंगा। फिर मैंने मन लगाने की कोशिश की, उस कला आर्ट को सीखने की कोशिश की, पूरी तन्मयता से, शिद्दत से, ईमानदारी से। और वो अभी भी कर रहा हूँ लगातार, क्योंकि वो कला ऐसी चीजें हैं कि आप जीवन भर सीखते रहो, आपको समझ नहीं आएगा कि अभी कहाँ पहुंचे। तो बस मन लगाता चला गया। कुछ लोगों को, आसपास के लोगों को अच्छा लगता चला गया। उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया कि कुछ संभावना है तुम्हारे अंदर, करो, पढ़ो। तो बस ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। और आज मुझे 19 साल या 20 साल हो गया, मैं यही काम कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। आपका ये पूरा जर्नी हमारे सारे ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा। मैं देख रही हूँ कि हार्ट सिंबल तब से ऊपर ही जा रहा है। सो आई एम श्योर उनको बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सही चीज बोला कि कहीं पे अगर रुचि नहीं होता है, अगर उस काम में हम लोग चले जाते हैं, और हमें पता है कि बहुत सारे लोग आज की डेट में भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे भी बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, जिसको उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअली करना क्या है। वो लोग बस फैमिली प्रेशर या किसी ने बोला चलो ये करने से अच्छा होता है, इसमें सैलरी अच्छा मिलता है, तो लोग चले जाते हैं। तो ये आपने बहुत सही चीज बोला कि जब तक आपका रुचि नहीं हो कोई भी चीज में, आप उस काम को भी हम लोग ठीक से कर नहीं पाते हैं और हम जस्टिस नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बिल्कुल, बहुत ही तो आपने इनिशियली सोचा कि आप डॉक्टर बनेंगे शुरुआत में स्कूल के टाइम पे? मतलब वो गांव की जो पढ़ाई है वही सोचता चला गया, जो समझ में आ रहा था। राइट। उसके बाद फिर सोचा आईएएस बनेंगे, एंड उसके बाद फाइनली आप एक्टर बन गए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था शुक्ला जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही इंस्पायरिंग है। आई एम श्योर कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनको काफी इंस्पायर करेगी आपकी ये स्टोरी। सो आते हैं आपके एक्टिंग करियर में। तो एक चीज तो मैंने देखा है कि हम सब ने देखा कि आपने हर एक जो कैरेक्टर किया हुआ है, आपके हर एक डिफरेंट प्रोजेक्ट में हर कैरेक्टर, एवरी कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर मैं एग्जांपल दूं, आपका जो छिछोरे में जो आपने एक्टिंग किया था ब्यूरे का, वो तो पूरा टाइम ऐसे लगता था कि आप नशे में हो। इट वाज लाइक दैट। फिर सेकंड जो हाईवे में जो आपका जो कैरेक्टर था, जो आपने आलिया के साथ या रणदीप हुड्डा के साथ जो आपने किया, वो बिल्कुल अलग था। इवन लव एंड शुक्ला में जो ऑटो ड्राइवर का जो कैरेक्टर था, हर एक कैरेक्टर डिफरेंट है। तो
क्या आप बताना चाहोगे कि ये कैसे आप प्रिपेयर करते हैं, लाइक हाउ डू यू प्रिपेयर एवरी कैरेक्टर सो डिफरेंटली, बिल्कुल उनके पास व साथ मतलब कोई मेल नहीं होता है, तो आप कैसे करते हैं? हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए थोड़ा अच्छा होगा अगर आप थोड़ा बताएंगे तो। जी जी। तो सबसे पहले मैं बहुत बेसिक चीजों का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे जो स्क्रिप्ट मिलती है मैं उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं जितनी बार उसको पढ़ सकता हूँ या मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं उसको सुनता रहता हूँ। तो मुझे उससे जितना समझ में आता जाता है मैं उसको पहले समझता हूँ। फिर अगर कोई प्रश्न आया, कंफ्यूजन आया, तो मैं उसके राइटर से डिस्कस करता हूँ मैक्सिमम सवाल, और या डायरेक्टर से कैसे चाह रहा है। उसके बाद जो मेरी समझ है फिर मैं उसको जीवन से जोड़ता हूँ। जो अभिनय में जीवन इंपॉर्टेंट बहुत होता है। मैंने जब से होश संभाला है और आज तक मैंने जो भी जीवन जिया है, जहां भी जिया है, जिन लोगों के साथ भी जिया है, मैं उसमें कहीं ढूंढता हूँ कि कहाँ मैं किससे मिला, कैसे मिला। तो वो अनुभवों को मैं इस्तेमाल करता हूँ। इस चरित्र की जो क्वालिटी है। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, बीच में आपका बीच में थोड़ा सा चला गया था, अगर आप थोड़ा सा बताएंगे। अभी आया? आप बता रहे थे कहाँ से बताऊं? रेगुलर। कहाँ से? हाँ, अभी आए। वो रेगुलर जो आप जो लोगों से मिलते हैं उनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं और स्क्रिप्ट को आप लगातार पढ़ते हैं। हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें वर्क करती, कोई एक फार्मूला छोटा सा नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं स्क्रिप्ट को बहुत बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं जितने बार पढ़ सकता हूँ पढ़ता हूँ। मैं कई बार, बहुत बार, लगभग हर बार स्क्रिप्ट को अपनी जबान में रिकॉर्ड भी करता हूँ कि अगर मैं किसी वजह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, थका हूं या दिक्कत है, तो मैं उसको सुनता रहता हूँ। सुनते सुनते काम कर रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ, व्हाटएवर जो भी कर रहा हूँ, मैं उसको फ्लो में लाता हूँ कि मतलब वो जो लाइनें हैं, वो जो शब्द हैं, वो मेरे इमेजेस बन जाएं, विचार बन जाएं, कि मैं लाइनों में न फंसूं, उसमें न फंसूं। तो मैं काम करते करते मैं स्क्रिप्ट पे रहने की कोशिश पूरी करता हूँ। धीरे धीरे जब मुझे डिटेलिंग में समझ में आने लगता है, उस इमेजेस, वो जो लाइनें हैं, जो लाइन से इमेजेस अगर बन गई मेरे अंदर, तो इमेजेस के साथ फिर क्या है, मेरा रिश्ते क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फलाना क्या है, ढिमका क्या है, फिर मैं धीरे धीरे उसी में रहता हूँ। मैं कहने का मतलब, मैं उसी में सोचता रहता हूँ मैक्सिमम मैं क्या सोचता हूँ, और ढूंढता रहता हूँ कि इसको मैं अच्छे से कैसे करूं, कहां से परफेक्शन आएगा। तो कुछ स्क्रिप्ट से मिला, कुछ राइटर से मिला, कुछ इधर से मिला, कुछ जीवन के खुद के अनुभव से मिला, जो बचपन से लेके आज तक का जो मेरा जिंदगी है, गांव से लेके इधर उधर, तो मैं कहां से, तो एक तरीके से वो एक ढूंढने की प्रक्रिया होती है। ढूंढता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। इसके बाद भी मैं करने की कोशिश करता हूँ, अकेलेपन में भी कर रहा हूँ, डूइंग फिर ये समझ के बाद में करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद डूइंग में क्या होता है, कोई परफेक्शन नहीं होता है, करेक्शन होता है। आर्टिस्ट करेक्ट कर सकता है चीजों को, परफेक्ट नहीं कर सकता है। तो आप जब डूइंग इस्तेमाल करते हो, करना इस्तेमाल करते हो, तो आपको करते करते खुद ही लगेगा कि ये थोड़ा और बेहतर हो सकता है, वो थोड़ा और बेहतर हो सकता है, ये थोड़ा और अच्छा हो सकता है। आप छोटी सी बात समझिए, आप अपनी अलमारी सजाइए, घर का अलमारी सजाइए खुद, तो थोड़ी थोड़ी देर में जब आप उसमें वक्त दीजिए, तो आप सोचने लगते हो, फिर ड्राइंग करने लगते हो, फिर आपको लगेगा ना इसको थोड़ा ऐसे कर दे तो ज्यादा बेहतर लगेगा, उसको थोड़ा ऐसे कर देगा तो ज्यादा बेहतर लगेगा। तो मैं भी यही करता हूं कि मैं लगातार उसके बारे में सोचता रहता हूं, लगातार, और मैं लगातार डूइंग मैं करता रहता हूं। तो मुझे उसमें से कमियां लगातार दिखती रहती, और उसको मैं ठीक करता रहता हूं, बस उसको ठीक करता रहता हूं कि ये थोड़ा करेक्ट है, और कोशिश करता हूं कि ये बिल्कुल पानी की तरह हो जाए, फ्लो हो जाए, ताकि मैं सेट पे अगर करूं किसी के सामने, राइटर डायरेक्टर के सामने, तो अगर वो उसमें कुछ चेंजेस चाहता है तो वो मैं निकाल ले जाऊं। अगर फ्लो है, आप जैसे कोई मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र को आप गायत्री मंत्र बोलते हो, तो गायत्री मंत्र आप इतनी बार बोल चुके हो कि आप उसको कई तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि आपकी वो फ्लो में है, जबान में है। तो जब आपकी लाइनें, आपके सीन, आपकी चीजें बहुत फ्लो में रहती हैं, पानी की तरह रहती हैं, तो आप अगर सेट पे तुरंत भी कोई चेंजेस चाहता है, राइटर या डायरेक्टर या कैमरामैन या कोई भी, चूंकि आपको बहुत सारे मीडियम को अंडरस्टैंड करते हुए काम करना पड़ता है, तो आप उसमें चेंजेस ले आओगे। लेकिन अगर उसमें वो पानी की तरह सीन नहीं है, चीजें नहीं है, तो आप वहां फंस जाओगे। तो अभिनय में क्या है कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और अभ्यास बहुत जरूरी होता है। अभ्यास के बिना काम नहीं होगा, न सिर्फ अभिनय में, बल्कि कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, मैथ हो, आपकी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आप क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, कुछ भी हो, आपका नॉलेज वर्क करेगा, आपका पढ़ना लिखना जो भी टीचर आया समझा के चलेगा, लेकिन जब तक आप रियाज नहीं करोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बात आपकी समझ में नहीं आएगी, बल्ला नहीं चलेगा। तो वैसे अभिनय में भी है,
अब अभिनय में भी हमको ड्राइविंग की तरह समझाया जाता है कि समझो कार की तरह चला रहे हो, सीन है कार है, तो जितनी कार आप चलाओगे, जितनी अलग अलग गलियों में चलाओगे, जितने हाईवे गली मोहल्ले, आप उतने परफेक्ट होते जाओगे। तो उसी लिए अभिनय में अभ्यास की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, और थिंकिंग, समझ बहुत जरूरी है। पढ़िए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मतलब उसमें कोई बड़ा बड़ा वैसा विज्ञान नहीं है, लेकिन आपको लगातार उसके बारे में सोचना है और लगातार सोचते रहना है और करते रहना है। तो आपको लगातार उसमें कमियां दिखने लगती हैं जब आप बराबर करते हो, तो आप उसको करेक्ट करते रहते हो। तो जब करेक्ट करते रहते हो तो उसमें धीरे धीरे परफेक्शन आने लगता है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, परफेक्शन कुछ नहीं होता है, करेक्शन होता है। लास्ट, मैं भी अभिनय जब करता हूं तो लास्ट मोमेंट तक जूझता रहता हूं कि मैं क्या करूं, क्या बेहतर हो जाए। तो ये सब बड़ा मिला जुला होता है कि जब मुझे कोई नया चरित्र मिलता है तो मैं पूरा डिटेल में स्क्रिप्ट में उसके बारे में समझने की कोशिश करता हूँ, राइटर की मदद लेता हूँ, डायरेक्टर की मदद लेता हूँ, अपनी इमेजिनेशन, अपना अनुभव, अपना जीवन का अनुभव फिर करना, वो तमाम चीजों का मिक्सचर होता है। आप ब्रेन में आप बहुत चीजें सोच के करते हो, उसका कोई एक छोटा सा फार्मूला सुई नहीं। आपने जो जब से होश संभाला है आज तक का जीवन भी मदद करता है आपकी। हो सकता है कोई घटना ना समझ में आ रही हो, आपको कोई घटना से 20 साल पहले हुई हो आपके नानी के गांव में, वहां से आप रिलेट कर ले जाओगे। बिल्कुल। कोई बैलों की बात है तो हो सकता है बैल हो, आपके गांव में बैल रहे हो, उनकी घटना से आप याद कर ले जाओगे कि उससे रिलेट करोगे। तो बड़ा अनुभव का बहुत आपकी, इसीलिए अभिनेता को ये बोला गया है कि जितना जीवन में अनुभव होगा, जितने तरीके का अनुभव होगा, उससे आप रिच होते जाते हो, आप रिच होते हो। तब आपका इमेजिनेशन आप बना ले जाओगे, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें इमेजिन करते हो, चीजें सोचते हो। तो अगर आपने जीवन नहीं जिया, लोगों के साथ नहीं रहे, पढ़ाई, इसीलिए अभिनेता को बोला जाता है कि आप जितना पढ़ सको कम है, जितनी तरह तरह की चीजें पढ़ सकते हो कम है, जितना जीवन जी सकते हो कम है। हर तरीके की लाइफ जीना, हर तरीके के अनुभव आपको होने चाहिए, तभी आप रिलेट करते हो चीजों को, समझते हो, वहां से समझने की कोशिश करते हो। आप पैदल नहीं चले हो, आप धूप में नहीं चले हो, आप बस में नहीं चले हो, आप भूख नहीं महसूस की, आपने प्यास नहीं महसूस किया, तो आप वो जो शब्द आएंगे तो इमेजेस से आप उस बात को नहीं समझ पाओगे। पानी एक शब्द है, पानी, लेकिन पानी किस तरीके का शब्द है? ग्लास का पानी है, समंदर का पानी है, नदी का पानी है, नल का पानी है, कहाँ का पानी है? वो इमेज, आपने जितना जीवन जिया होगा उस पानी के साथ कौन सा पानी है, तो वो इमेज से आपका कनेक्शन बनता चला जाएगा, उससे रिश्ता आप समझते चले जाओगे कि कहाँ का पानी है, क्या है, कौन सा पानी। वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं भाई। जीवन में हम पहले जो शब्द बोलते हैं, विचार आता है, शब्दों का सहारा लेते हैं, वो जब ज्यादा वो करते हैं वो सेंटेंस हो जाता है, सेंटेंस में वो शब्दों की एक इमेज होती है, इमेज के हमारे रिश्ते होते हैं, बहुत कुछ होता है, कहानी होती है। आप जब नानी के यहाँ की कहानी अपने बताते हो तो नानी दिखने लगती है ना। हम नानी के यहाँ गए थे, आम गए थे, तोड़ा था, फल था, ये था, वो था, बैलगाड़ी से गए, बैल गिर गया, तो आपको वो इमेज दिखती है, इमीडिएट इमेज दिखती है, और इमेज को आप डिस्क्राइब कर रहे होते हो। वहां क्लियर होता है कि आपका उस इमेज के साथ रिश्ता क्या है, क्या रिलेशनशिप है उनके साथ। तो बहुत सारी कहानी है। तो बस मैं भी इसमें, ये आप कहो कि उसमें कोई जादू नहीं है, मैं जूझता रहता हूँ। जो हमारे गुरुओं ने है, जो हमारा टीचर ने, थिएटर ने, इंस्टीट्यूट ने, पूना फिल्म स्कूल ने हमको सिखाया, उसका मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्या यूज कर सकूं। लेकिन ये लगातार उस पर रहना बहुत जरूरी है, लगातार ब्रेक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपने टाइम भी देखते रहिएगा, टाइम देखते रहिए कि इतना टाइम बचा है, आप विलट रहिए। हाँ ठीक है, आपने बहुत सही चीज बोला कि प्रैक्टिस करना सबसे पहली बार, उसके बाद रिलेट करना हर एक चीज को अपने एक्सपीरियंस के साथ, और एक्सपीरियंस को, लाइफ एक्सपीरियंसेस को अपने एक्टिंग के साथ उसको रिलेट करना। ये बहुत ही आपने अच्छा इनपुट दिया, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो आपने बताया। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो आप बताइए कि आपने जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जितना तक मुझे पता है आपने बहुत ही सीनियर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। मतलब इंडस्ट्री में अगर कोई भी इनके साथ काम करने के लिए सोचेगा, आपने हर एक ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो आई एम श्योर कि वो बड़े डायरेक्टर्स का डिमांड भी बड़ा ही रहेगा, क्योंकि उनका परफेक्शन लेवल बहुत अलग रहेगा, इसीलिए वो लोग इतना सक्सेसफुल हुए रहेंगे। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि एज एन एक्टर, जो आपने ये अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ जो आपने काम किया है, इतने सीनियर डायरेक्टर्स के साथ, आपने कैसे ग्रो किया है एज एन एक्टर आफ्टर वर्किंग विद देम? जी, जैसे अब इसमें क्या है कि सबसे पहले
उन कास्टिंग डायरेक्टर्स का, उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, ऑडिशन दिया, फिर मैं वहां तक पहुंचा हूं। मैंने जितने भी डायरेक्टर, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा क्योंकि जिनके साथ भी काम किया मैं सबको बता रहा हूं, मैंने एक कोशिश की हमेशा और अभी भी करता हूं कि मैं कोई भी बर्डन लेके नहीं जाता हूं सेट पे या डायरेक्टर के सामने। मैं पूरी कोशिश करता हूं मैं कितना खाली होके जाऊं, जितना भी खाली हो सकता हूं मैं जाऊं। मैं शून्य होके जाना चाहता हूं सबके सामने। और आज तक जब से पहला प्रोजेक्ट जीवन में मुझे मिला है, चाहे थिएटर में भी मैं पहली बार गया हूं किसी के साथ, मेरे पहले 19 साल में रंगमंच से लेके पूना फिल्म स्कूल से लेके मैं, जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जो मेरे डायरेक्टर्स हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं वहां पे शून्य होके जाऊं, समर्पित होके जाऊं। वो आदमी क्या कह रहा है, मैं उसको क्या समझ के, वो क्या चाह रहा है, क्योंकि उसकी चाहत जब तक मैं नहीं समझूंगा बात कभी नहीं बनेगी। मैं अपना कुछ लेके चला गया, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वहां से हूं, मैं ऐसा करके आया हूं, मैं वैसा करके आया हूं, वहां मामला गड़बड़ हो जाता है। मैं इस पे यकीन करता हूं। तो मैं हर जगह कोशिश करता हूं कि मैं शून्य होके जाऊं, खाली बर्तन की तरह जाऊं। वो जो कहना चाह रहा है, वो जो मुझसे करवाना चाह रहा है, जो मुझसे लेना चाह रहा है, जो मैं उसको कितना बेस्ट तरीके से दे सकूं। और वो करने में मुझे वो पूरी बैक के टीचर्स, उनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो सब मुझे मदद करता है, क्योंकि वो दूसरे इंसान को समझने में, वो राइटर, वो डायरेक्टर, वो टीचर, वो कास्टिंग, उनको समझने में मुझे वो बैक में जितने लोग मिलते गए, मेरा टीचर्स, इंस्टीट्यूट, जीवन, वो मदद करता है। लेकिन मैं शून्य में जाके जाना पसंद करता हूं और मैं पूरा समर्पित होना चाहता हूं उस इंसान पे, क्योंकि मैं इस पे बहुत यकीन करता हूं कि मैं तो अभी भी एक्टर हूं, किसी प्रोजेक्ट में आया हूं। इसको जो लिखा है जिसने, वो तो हो सकता है 5 साल से रिसर्च वर्क कर रहा हो रोल पे, चीजों पे, सिचुएशन पे। तो मैं जाके वहां पे क्या वो कर लूंगा अगर मैं उस इंसान को नहीं समझूंगा जो 5 साल से उस स्क्रिप्ट को लिख रहा है, जो रोल की डिटेलिंग पे कितना गहराई से रिसर्च कर चुका है पढ़ के। तो पहले तो मैं उसको समझू ना जिसने लिखा है। यस, बिल्कुल। तो जैसा एक्टर का जो धर्म ही होता है, काम ही होता है कि राइटर डायरेक्टर के विजन को मंच के थ्रू या कैमरे के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचाना, ये धर्म होता है। इसी प्रोसेस को एक्टिंग कहते हैं और इस जो कर रहा है वो एक्टर बोलते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि मुझे जब कोई बुलाता है काम के लिए, कोई भी बुलाता है, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो काम हो, मैं पूरा खाली बर्तन की तरह जाके कोशिश करता हूँ, समर्पित होना चाहता हूँ वहां पे और उसको पूरा समझने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद कहानी फिर शुरू होती है। वाह। मैं उस पे ही पूरा समर्पित रहता हूं और शायद यही वजह है कि अगर किसी को मेरा काम अच्छा लगता है या उसमें वेरिएशन दिखता है तो वो जो मेरा समर्पण है उसकी वजह से है। अगर मैं समर्पित नहीं होऊंगा तो शायद मैं बार बार एक ही चीज वैसे ही करता रहूंगा, क्योंकि मैं रिजिड हो गया। अगर मेरा समर्पण हो गया तो दूसरे के भी मुझे विचार मिल जाते हैं, दूसरे के थॉट्स मिल जाते हैं, दूसरे का भी मुझे मिल जाता है, तो बड़ा अंदर से वो उसका मिलके निकलता है, सब सहयोग से निकलता है। तो जितने भी जीवन में मेरे आए हैं डायरेक्टर, मैं समर्पित होकर गया और मेरा सबके साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा है। सबके साथ, चाहे मैंने किसी के साथ 1 दिन का काम किया हो, चाहे मैंने 50 दिन का काम किया हो, मेरा अनुभव सबके साथ बहुत अच्छा रहा है। और शायद वजह यही रही कि मैं, जब आप समर्पण की भावना से जाते हो, आप समर्पित हो जाते हो, तो अनुभव अच्छा ही होता है। आप लो तो उस इंसान से लो तो वो भी कुछ है। कई बार गड़बड़ तब हो जाता है जब आप बहुत सारे बर्डन लेके चले जाते हो। हमको आता है, हम जानते हैं, हमको मत बताइए, हमको मत सिखाइए, हम ज्ञान लेके आए। वो थोड़ा गड़बड़ एटीट्यूड, मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। आप समझ, आपको जो आता है वो मदद करेगा, उसी के सहारे आप निकालने वाले हो, लेकिन उसको तो समझो जो सामने है, जो आपको जो बुलाया है, आप उसका काम करने जा रहे हो, अपना काम नहीं। आप उसकी जो फिल्म है उसका एक पार्ट बनने जा रहे हो। जैसे फिल्म मेकिंग में पढ़ाया जाता है मिज़ॉन सीन, तो आप उस मिज़ॉन सीन का हिस्सा बनने जा रहे हो। आप पूरा मिज़ॉन सीन मत बन जाओ अकेले, उसका एक पार्ट हो। तो वो बात को समझो, वो अगर समझ जाओगे तो वो राइटर डायरेक्टर आपको सही प्लेस दे देगा कि आपको यहाँ खड़े रहना है और आपकी सच्ची पोजीशन ये है, वो समझो।
वेरी फ्रेम आ इंटरेस्टिंग। रहा है, सीन आ रहा है, उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। उसमें जो अगर पेड़ दिख रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है, सोफा है, चीजें हैं। उसमें एक चरित्र ने मूव किया तो उसका बस मूवमेंट जितना चाहिए उतना आप करेक्ट हम्म। दीजिए, तभी उस फ्रेम की ब्यूटी है। उसमें आप ऐसा मूव मत करिए कि पूरा फ्रेम हिल जाए कि हम एक्टर हैं, यस। कमाल कर हम्म। देंगे आज हम। नहीं, उसमें एक हम्म। चीज इंपॉर्टेंट। जैसे हम्म। पेंटिंग आप बनाते हो, आपकी ब्रश अगर थोड़ा सा भी इधर उधर गई तो पूरी पेंटिंग खराब हो जाती है। यस, तो बिल्कुल। पूरा फ्रेम है, तो उसमें हम्म। कलाकार को ये समझना चाहिए पूरा फ्रेम है, मिजान है। हम, मेरा जो काम है, जितना हम्म। काम है उतना ही करूंगा मैं, और उतना ही करके निकल गए, तब समझो आप बढ़िया काम करके जाते हो। वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही बढ़िया बात बताया आपने कि वो ब्लैंक, मतलब सक्सेसफुल बनने के लिए ऐसे ब्लैंक होके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी यस। कैरेक्टर के लिए किसी के पास भी हम जाते हैं तो ब्लैंक होके जाना, हम ब्लैंक होते जाते तभी हम लोग भर सकते हैं। अगर हम लोग हाँ, खुद ही भर के जाएंगे तो हम लोग भर नहीं भर सकते के हैं। जाएंगे, और हमको जाना है, समर्पित होना है, लेकिन सुनना है, सुनने समर्पित। जो आपके सेंसेस हैं ईश्वर ने दिए हैं, उनका यूज करो। आप ध्यान से बिल्कुल। किसी को देखो, आप सुनो, चीजें हैं जो बात है बड़ी, वो तभी आप समझ पाओगे। नहीं तो बात फिर समझ नहीं, मुद्दा बहुत सारे काम इसलिए खराब हो जाते हैं, आप व्यक्ति समझ नहीं पाता है। और समझ इसलिए नहीं पाता है, कुछ ईगो आ जाते हैं, कुछ अहंकार, कुछ बर्डन, और हम अपने जो मेन सेंसेस हैं उनका यूज नहीं। हमको सुनना और देखना तो बिल्कुल पसंद ही नहीं, हम बोलते बहुत ज्यादा हैं जीवन में, तो वो बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है। हर जगह, हर फील्ड बता रहा हूँ, हर जगह की बात बता रहा हूँ, हम सुनना और बोलना कम कर दिए हैं। और मैं अभिनय में भी ये बात बहुत जोर देके पढ़ाई जाती है कि हमको सुनना और बोलना बहुत, हम्म। उस पर बहुत फोकस करना चाहिए, सुनने और बोलने वेरी में। इंटरेस्टिंग। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सॉरी, ठीक है। सुनने और देखने में इस सेंस का सुनने और कम यूज देखने होना में। चाहिए, जितनी जरूरी, जितना जरूरी हो उतना बोलो। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, वर्षों से सनातन से आ रही, लेकिन जैसे हम्म। आपका अगर लिसनिंग में प्रॉब्लम है, देखने में दिक्कत है, तो आप गहराई से किसी को न देख पाते हो न सुन पाते हो, तो आप फिर बात नहीं समझ पाओगे। और अभिनय में तो बहुत जरूरी है कि आप लिसनिंग, आप सुनते नहीं हो, किसी को देखते नहीं हो, तो आप कुछ रिएक्ट नहीं कर पाओगे, करेक्ट रिएक्शन नहीं आएगा आपका कभी भी। राइट। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके साथ। तो आपको मैं एक जी क्वेश्चन करूंगी, इसमें 5 क्वेश्चन जी रहेगा। तो आपको ना बस 1 या 2 शब्द में आपको उसका आंसर देना है। ठीक है? जी और सोचना जी नहीं, जी जी। आपको बिल्कुल सोचना नहीं, आपको तुरंत बताना है। ठीक है? ओके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके। जी। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसा एक चीज बताइए जो बचपन से लेके आज तक आपके साथ आज भी है। ऐसा कोई चीज। अब सोचने लगा हूं मैं, फिर से पूछिए। आज भी है? हाँ, अच्छा ठीक बचपन से है। लेके आज, बचपन से लेके आज तक वो चीज आपके पास आज भी है। ऐसा कोई भी एक चीज बताइए। शरारत। चलो। क्या है? शरारत। चीज, ये मतलब हाँ, एक्टिविटीज, ये चीज। चलेगा? हाँ ठीक है, चलेगा। कोई चीज ऐसी है आपके पास जो आज तक है आपके पास, बचपन से लेके आज तक? गोली, कोई मेरे भी ऐसी। कंचे जो बचपन से मैं खेलता था, आज भी वो रखी हुई है। ओह, दैट्स कंचे, इंटरेस्टिंग। मैंने कंचे। 3000 गोली जीती थी बचपन में, अभी भी रखे हुए हैं, मैं उनको संभाल के रखता हूँ। ओके, ग्रेट। ओके, तो हाँ। बताइए आज तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला हुआ है आज तक का? मेरा जब FTI में सिलेक्शन हुआ तब वो मेरे लिए सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। ओके। ओके। किसी टीचर को ओके। बताओ, बोला ना आपकी आपका ये क्वेश्चन है, मैं बिना सोचे बोल नहीं पाऊंगा, कठिन क्वेश्चन है। तो और कुछ बताइए कि आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसने दिया रहेगा? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आज तक का जो आपको लगता है। मुझे मुझे लगता है मेरे एक टीचर थे, अश्वथ भट्ट ने मेरे क्लास में एक बात बोल दी थी, कि इस लड़के को ध्यान से देखो, तुम्हारी आधी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, मेरी आधी क्लास लेने की जरूरत नहीं है। तो वो मेरे लिए, क्या मैंने भी बात है, पूछना शुरू वाह। किया कि हाँ, अश्वथ भट्ट हैं वो, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पास और लैम्बडा। तो उन्होंने पूरी क्लास के सामने बात बोल दी थी कि इसको ध्यान से देखो, वॉच करो, तुम्हारी आधी क्लास ऐसे खत्म हो जाएगी। जिस तरीके अरे से ये वाह, करता है, वो मेरे लिए बड़ी बात है। वो तो बहुत ही बड़ी कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली, टीचर से आना बहुत बड़ी बात है। ओके, तो आपकी हाँ, फेवरेट मूवी? शोले। शोले। शोले शोले शोले। आपका पहला क्रश, पहला प्यार आपका किसके साथ हुआ था? जीवन में गांव में ही एक लड़की थी, क्लास में पढ़ती थी, क्लास 3 में था, 3।
बट वो बस दूर से ही हम क्लास 3 में थे। हाँ, गांव में 3 में था। बट वो दूर से ही क्रश था। वो गांव का माहौल आप समझती है ना, जूते चल जाए यहाँ पे, ज्यादा क्रश आप बढ़ा दो तो। हाँ। ओके ओके, तो ऐसी एक चीज बताइए जिससे आपको हंसी आती है, मतलब कोई भी, चाहे कैसा भी सिचुएशन रहा हो लाइफ में, ऐसा कोई चीज जिससे आपको हमेशा हंसी आएगी, कुछ ऐसा, कुछ कोई भी चीज हो सकता है वो। मैं जब अपने फालतू के बारे में सोचता हूँ, अपने ड्रामे, जो मैं ड्रामे कर देता हूँ। ओके। मेरे साथ बड़े ड्रामे हो जाते हैं अंधेरी रातों में मेरे साथ बड़े ड्रामे होते हैं। तो मैं वो जब सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि मैंने क्या क्या ड्रामे कर दिए। तो मैं कुछ लोगों ने तो मेरा अपने मोबाइल में नाम भी रखा हुआ है, सहज द ड्रामा बॉय। तो मैं जब तुरंत आता हूँ कि मैं ड्रामा, तो उसमें बहुत हंसी आती है, मैंने क्या क्या ड्रामे किए यार। वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, तो मैं रैपिड फायर राउंड और ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आगे करते हैं हमारा इंटरव्यू के क्वेश्चंस। और 2-3 क्वेश्चंस है जो आपसे जानना है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपके नए वेब सीरीज के लिए, ग्रहण, जो अभी हॉटस्टार स्पेशल्स में अभी भी स्ट्रीमिंग हो रहा है और काफी चर्चे में है आजकल, बहुत ज्यादा चर्चे में है, काफी लोग मतलब उसको देख रहे हैं। और अभी भी जब हम ज्वाइन कर रहे थे, काफी सारे लोग आपको कांग्रेचुलेट कर भी रहे थे उस टाइम पे। तो आप बताना चाहेंगे कुछ उस सीरीज के बारे में, आपके रोल के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, वो कुछ भी आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? जी, वो सीरीज हमारे एक खास मित्र हैं, ब्रदर जैसे हैं, रंजन चंदेल। तो उनकी तरफ से, मुकेश भाई की टीम से मुझे फोन आया था, मुकेश छाबरा भाई की, उनके थ्रू तो मैंने बहुत सारे काम किए, नाम ही बताता जाऊंगा, लंबी लिस्ट है। इसी तरह फोन आया, मुझे बाद में पता चला कि रंजन चंदेल ने ये बात बोली है कि वो एक रोल के लिए। तो रंजन चंदेल से मैं मिला था रात अकेली है की स्क्रिप्ट के वक्त, हनी सर ने बुलाया था। और रात अकेली है स्क्रिप्ट में थोड़ा सा मैं उसमें 15 दिन था, मतलब उसकी एक वर्कशॉप या उसमें थोड़ा सा मैं मुझे हनी सर ने बुलाया था। तो वहीं पे मुझे रंजन चंदेल से मुलाकात हुई थी। तो वो डायरेक्ट पे काम कर रहे थे, मैं कुछ सीन पे काम कर रहा था। तो उन्हीं से वहां मुलाकात हुई और मुझे बहुत सीधा साधा सॉफ्ट स्पोकन और बड़ा मृदुभाषी बंदा लगा। बस इसी तरह बात आई गई, हम लोग बस निकल गए। हमने बस इतना ही था कि हमने 15 दिन एक साथ गुजारा है हनी सर के टेबल पे, उस रात अकेली है स्क्रिप्ट पे। बस वो अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में। बाद में बहुत बात पता चला कि कोई ये सीरीज बन रही है जिसमें रंजन एक फला रोल चाहते हैं कि मैं करूं। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब पता चला कि वो जिस दिन से लिख रहे थे उस दिन से उन्होंने सोचा था ये रोल सिर्फ और सिर्फ सहर्ष करेगा। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये बाद में भी पता चला कि उन्होंने सीधा बोला कि और किसी के बारे में चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये रोल सहर्ष ही करेगा, तो आप देख लो, जो भी है देख लो। ये मुझे मतलब अच्छी फीलिंग थी कि रंजन ने लिखा। और लिखते वक्त रंजन ने भी मुझे कई बार बोला कि जिस दिन से मैं लिख रहा था तो गुरुनाम का चरित्र तुम ही दिमाग में थे और कोई था नहीं, और कोई नहीं इमेज किया। तो कहानी वहां से शुरू हुई। और पड़ोस का है, कानपुर का है मेरे, और अच्छा है, पड़ोसी भी है और नेचर भी बहुत अच्छा है, स्वभाव भी बहुत अच्छा है। और अभी प्रतिभा कैसी है उसके अंदर, वो भी उसने साबित कर ही दिया, बना के बड़ा अच्छा बनाया, चारों तरफ से आ रहा है। तो बड़ी मेहनत से उसने बनाया बड़ा। और मुझे बस वही है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, उसका नेचर बहुत अच्छा लगता है, बहुत टैलेंटेड आदमी है। और मुझे उसने काम दिया, ये मैंने उसको कल भी धन्यवाद दिया है फोन करके कि मुझे काम दिया है और उसने मेरे लिए फाइट की कि ये रोल वही करेगा। मतलब सोचो, वो फाइट की कि ये रोल मैं ही करूंगा। तो अच्छा है, मतलब इस तरह कहानी बनी थी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो बताइए, अभी थोड़ा अंत के तरफ आते हैं हम लोग। आपका कोई भी मैसेज, कोई एनी मैसेज फॉर आवर ऑडियंस, हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? ऑडियंस मतलब जो आर्टिस्ट या ऑडियंस? अभी जो देख रहे हैं हम लोग का लाइव शो जो देख रहे हैं, और जो आगे भी जो देखेंगे हम लोग का ये पूरा मैसेज, मोस्टली मैसेज मतलब सबके लिए तो ये है कि आप जहां भी रहें
स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने जो अपने बंदे हैं, अपने लोग हैं, अपना परिवार है, उसका केयर करें, उनकी परवाह करें, ये सबके लिए है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि सब कोई खुश रहे, प्रसन्न रहे, इस महामारी से बचे रहें। आप मास्क लगाइए, हाथ धोइए, ये सब करते रहिए। वैक्सीन जरूर लगवाइए। मैंने अभी वैक्सीन लगाई है, बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जो इंस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो इंस्पायरिंग कलाकार हैं, उनको ये बोलना जरूर चाहूंगा कि अपने काम से मोहब्बत बहुत करो, ढूंढो, प्यार पैदा करो। नहीं हो रहा है तो छोड़ दो लाइन, क्योंकि भी गड़बड़ है, अगर मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत पैदा करो। शॉर्टकट बिल्कुल मत सोचो, बड़ी जल्दी शोहरत मिल जाए, बड़ी जल्दी ये हो जाए, वो नहीं, उसके चक्कर में मत पड़ो। पढ़ाई लिखाई करके जाओ, पेशेंस रखो और प्रॉपर ट्रेनिंग लो, पढ़ो, पहले वक्त दो अपने आप को। मैं कहता हूँ 6-7 साल बहुत शिद्दत से, ईमानदारी से अपने आप को दो, किसी अच्छे रंगमंच में, थिएटर में, इंस्टीट्यूट में, गुरु से लगो, सीखो, पढ़ो। बड़ी जल्दी बंबई जाने की मत सोचो और धैर्य रखो, शॉर्टकट मत अपनाओ। वैसे लोगों से बचो जो तुमको बड़ी जल्दी हीरो बना देंगे, अभी सब कर देंगे, ये लाओ मैं तुमको ये करा दूंगा, वो सब मत चक्कर में पड़ो। तो मतलब सोच समझ के चलो और आर्ट पे फोकस करो। सीखने पे बहुत ध्यान होना चाहिए, काम से प्यार होना चाहिए। एक लाइन में बोलो, काम से प्यार होना चाहिए, फिर उसको सीखना बहुत जरूरी है। धैर्य रखो, पेशेंस रखो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, शोहरत के पीछे मत भागो, कला को सीखने में वक्त दो, वो सब चीजें जुड़ी होती हैं उसके साथ। शोहरत के पीछे मत भागो, आर्ट के पीछे भागो, कला के पीछे भागो, वो उसको सीखने में जो आनंद है वो सब अपने आप आ जाता है, पीछे लगा है वो। तो ये चीजें उनके लिए बता रहा हूँ जो आई थिंक एक्टर बनना चाहते हैं, जो है तो कि मतलब पढ़ो, पहले ट्रेन हो, अपने आप को मांझ के तैयार करो, शॉर्टकट मत सोचो। ऐसे लोगों से दूर तक रिश्ता मत रखो जो आपको 1 महीने में स्टार बना देंगे, एक्टर बना देंगे, 1 महीने में सब हो जाएगा, मतलब आपको फांस लेंगे, वहां पे आपको लूट लेंगे लोग। उनसे बचो, अच्छे लोगों को मिलो। यस, ओके। सो एनी मैसेज फॉर बॉलीवुड काउच? बॉलीवुड काउच के लिए कुछ मैसेज आपकी तरफ से? बॉलीवुड काउच के लिए क्या मैसेज दूं? आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप इस सीट पे बैठी हैं, इसमें बहुत आनंद आ रहा है मुझे। ज्योतिका जी से भी आप जुड़ी हैं, वो हमारी बहन जैसी हैं, उनकी छोटी बहन हमारी बैचमेट हैं, उनकी छोटी बहन, मतलब कहानी बड़ी फैमिली है। तो बॉलीवुड काउच के लिए बस यही मैसेज है, बहुत बड़ा अच्छा काम करनी है आप, और बहुत इंस्पिरेशन वाला काम है, और आप बड़ी सुंदर लग रही है इस मंच पे। आप ऐसे सुंदर लगती रहिए और अब लोगों के इंटरव्यू लेते रहिए और ज्ञान बांटते रहिए। आप स्वस्थ रहिए, आप प्रसन्न रहिए, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। थैंक यू साहर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम लोग के पास टाइम ज्यादा नहीं है। नहीं, अब रोक दीजिए, अब रोक दीजिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। हाँ एक बार नहीं, अभी हमारे पास ना और 5 मिनट्स है, तो 5 मिनट्स में हम लोग एक बार छोटा सा, हम लोग ऑडियंस को पूछते हैं, उनके पास बहुत सारा सवाल है मुझे लग रहा है। सो उनको पूछते हैं अगर उनके पास कुछ सवाल है। उससे पहले एक बार मैं फिर से एक बार थैंक करना चाहूंगी हमारे जो एसोसिएट्स है, ये जो शो है वो हमारे कुछ ब्रांड पार्टनर्स है जिसके साथ हम लोग एसोसिएटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टाइल पार्टनर डेवल ज्वेल्स, मेकअप एंड हेयर पार्टनर दिशानु बोरा, कम्युनिटी पार्टनर वी, ब्यूटी पार्टनर वेदी, एसेसरीज पार्टनर ट्रूली मित्तिला एंड फूड पार्टनर इंडी फेयर। हम इन सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। सबको दिल से मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और सबसे बोलिए हम आ रहे हैं मिलने उनसे, जहां भी मिलेंगे मैं पकड़ लूंगा उनको, है ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं सर, आपने थिएटर कहाँ से किया था? लखनऊ में कहाँ पर किया था? मैं समझ गया कुछ। हाँ, ये मैंने लखनऊ में भारतीय नाट्य अकेडमी से मैंने शुरुआत की थी, और फिर लखनऊ में ही मैं फ्रीलांस में लगा हुआ था, और उसके बाद मैंने वो पूना FTI पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से प्रॉपर ट्रेनिंग ली। एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि FTI की जानकारी दो भाई, पहले थिएटर करो, जम के करो, कहीं कुछ सीखना शुरू करो, अपने आप तुमको पता चल जाएगा वहां का एग्जाम कैसे क्रैक करना है। अगर वो सब नहीं करोगे तो वहां का एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा, वो बात समझ नहीं पाओगे।
ओके मैं सबको यही सलाह दूंगा जिसको आना, पहले जम के थिएटर तो शुरू करो, चीजें समझ में आने लगेंगी, चाहे वो FTI भी समझ में आ जाएगा, NSD भी समझ में आ जाएगा। पहले थिएटर शुरू करो अच्छे से, मन लगाओ काम में। वेरी इंपॉर्टेंट। बेवड़े का एक डायलॉग बोलिए प्लीज। बेवड़े का एक डायलॉग होगा, तूने 2 मिस्टेक की, एक तुझे लगा मैं पी के आया, 2 तूने कास्परों की गेम से स्टडी नहीं किए, वरना वजूर का सेक्रीफाइस तो मैं शराब पी के भी नहीं करता। वाह वाह। हाँ। आपने तुरंत ऐसे फ्लिप हो गए, मतलब ऐसे नॉर्मली बात करें तुरंत आप फ्लिप हो गए, मतलब अमेजिंग। हाँ। दिस इज रियल अमेजिंग। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, SSR के लिए कुछ बोलना चाहोगे आप, सुशांत सिंह राजपूत? बस कुछ नहीं, जैसे सबको बहुत दुख है, मुझे भी बहुत दुख है। मैंने 2 महीने उनके साथ बिताए, बहुत अच्छा वक्त बिताया उनके साथ, सेट पे, सेट के बाहर। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि ये घटना हो जाएगी, और हम सब शॉक में हैं, और कुछ पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ। तकलीफ सबको है, जितने लोग भी जुड़े थे सबको तकलीफ है। तो वो जहां भी रहे प्रसन्न रहे, खुश रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये है कि सबको दुख है, मुझे भी दुख है, और हम लोगों ने कुछ सोचा नहीं था कि ऐसी कुछ दुर्घटना हो जाएगी। ओके, या दैट्स, वो बिल्कुल अंदेशा ही नहीं था कुल मिला। बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, सारे सबके लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। तो आपकी शादी के लिए बहुत सारे शुभकामनाएं आ रही है। जी बिल्कुल, शादी के लिए शुभकामनाएं। मेरी पत्नी प्रियंका पांडे, जो कि अब शुक्ला हो गई, उनके लिए भी भाई साहब सब लोग शुभकामनाएं दे दो, और सबको शुभकामनाएं दे दीजिए कि हम लोग ठीक से रहें, क्योंकि मैं बड़ा शरारती टाइप का आदमी हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगा मेरे साथ, बड़ा ड्रामेबाज भी हूँ। हाँ, तो शुभकामनाएं ऐसे दीजिए कि हम ठीक रहें। ओके, लास्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। एनी ड्रीम्स, कुछ ऐसा कोई ड्रीम है आपका जो आप शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? ड्रीम बस इतना है कि मेरे अंदर एक होता है मन में कि मैं स्वस्थ रहूं। सबसे पहले मन आता है, ड्रीम ही समझो कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, और मुझे काम लोग देते रहे, काम मिलता रहे, और मैं काम करता रहूं, बस काम करता रहूं और दिल लगा के काम करता रहूं। ये शायद मेरा ड्रीम है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। वाओ, अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सीजन 2 का ये शुरुआत है। एक्चुअली हमने सीजन 1 किया था, वो बहुत ही अच्छा रहा। ये सीजन 2 हमने आपके साथ शुरू किया, और मुझे तो बहुत मजा आया। और मैं देख रही हूँ काफी सारे ऑडियंस लाइव भी है, सबको बहुत मजा आया, बिकॉज वो हार्ट का साइन वो पूरा ऊपर ही जा रहा था, पूरे 1 घंटा वो हार्ट का साइन ऊपर ही जा रहा था। तो इट वाज अमेजिंग। नहीं, लोग आपको भी बहुत पसंद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो हार्ट का जो साइन है वो आपकी वजह से भी बहुत जा रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच शुक्ला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आशा करते हैं कि कभी ना कभी जल्दी से आपसे कभी ना कहीं मिलेंगे, ठीक है? ऐसे बिल्कुल मिलेंगे। आप बिल्कुल जगह एड्रेस बताइए, हम पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू शुक्ला जी, और हम आपको विश यू ऑल द बेस्ट। आप और काम कीजिए और ऊपर आइए, और हम रुके हुए आपके बच्चन पांडे के लिए, आपके नया जो मूवी आ रहे हैं, आई एम श्योर दैट विल बी अगेन अ ब्लॉकबस्टर हिट। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Yeah, and thank you for all the audience हमें live join करने के लिए। Thank you so much. Oh, wow. Thank you. Thank you, शुक्ला जी। Thank you. Thank you, Hina. Thank you. Thank you.